हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं कृषि विज्ञान की तत्व एवं गणित का पहला अध्याय प्रकाश। पहला अध्याय पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश या लाइट। समझ में आया? आपके पहले चैप्टर में है लाइट, फिजिक्स का पहला अध्याय है। जैसे जानकारी होगी आपको या नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि फिजिक्स में 4 अध्याय है और इन 4 अध्याय से लगभग 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है पेपर में। बोर्ड के एग्ज़ाम में 15 नंबर का सवाल आता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ से बहुत सारे कंटेंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना इस वीडियो का पहला अध्याय कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित का लाइट या प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मन में एक कौतूहल का विषय यही है कि प्रकाश क्या है। ठीक है, अगर हम आपसे सवाल करें प्रकाश क्या है तो क्या कहेंगे आप? क्या आप बता सकते हैं प्रकाश क्या है? क्या है प्रकाश? व्हाट इज़ लाइट? व्हाट इज़ लाइट? ठीक है, तो सिंपल साधारण से इसका डेफिनेशन हमको ये मिल जाता है कि मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मुख्य मुख्य बिंदु ही मैं नोट करते जाऊंगा या लिखते जाऊंगा। तो विज्ञान की वह शाखा, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये विज्ञान का एक भाग है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं को देखने के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसको देखने के संबंध में? वस्तुओं को देखने के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं। समझ में आया? संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कहते हैं लाइट साइंस। फिर से रिपीट कर देता हूँ परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं को देखने के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बोल लेते हैं, थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं कि वाकई में होता क्या चीज़ है। तो आपने देखा होगा, ये आपके लिए बहुत ही साधारण अनुभव की बात रही होगी। जब भी आप कभी किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, या अंधेरी रात है तो उसमें आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है क्या? नहीं, मतलब अंधेरे कमरे में या अंधेरी रात में वस्तु दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, वस्तु नहीं दिखती। ये आप लोग तो रोज देखते होंगे। समझ में आ गया? वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों का होना ही पर्याप्त नहीं है। समझ रहे हो ना? अर्थात हमें किसी वस्तु को अगर देखना है तो उसके लिए केवल आंखों का होना ही पर्याप्त नहीं है। देखिए, अंधियारे में देखिए, आपके पास में आंख है लेकिन आप उस वस्तु को देख नहीं पा रहे, उस कमरे को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी गई है, कौन सी वस्तु रखी गई है। नहीं कर पा रहे हैं ना, या नहीं कर पाएंगे आप। तब हम लोग क्या कहेंगे? बल्कि वस्तुओं का दिखाई देना आंखों के साथ साथ किसी अन्य भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है ना? मतलब हमारे आंख तो है ही, हमारे आंख है, आंख के साथ क्या होना चाहिए? आंख के साथ क्या होना चाहिए? कोई भौतिक कारक। कौन से कारक होना चाहिए? भौतिक कारक होना चाहिए। समझ में है ना? बाह्य भौतिक कारक, बाह्य कारक के रूप में इसकी गिनती करते हैं हम लोग। बाह्य कारक, बाह्य भौतिक कारक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बाह्य भौतिक कारक ही वस्तु को देखने में आँख की सहायता करता है। समझ में आया ना? ये भौतिक कारक ही आँख को देखने में सहायता करता है। क्या करने में? देखने में सहायता करता है। समझ में आया आपको? कोई समस्या है? देखने में सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। अब हमने शुरू में ये कहा था डेफिनेशन के लिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं को देखने के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि केवल आँख का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी पदार्थ को अनुभव करने के लिए वह आँख के साथ में कोई बाह्य भौतिक कारक की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए परिभाषा थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम लोग यहाँ पर परिभाषा ये सुनते हैं और देखते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, मतलब
प्रकाश को हमने भौतिक कारक माना। किसको? प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। किसको जागृत करता है? जो हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। समझ में आया? आप समझ गए होंगे इस परिभाषा से कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, अर्थात प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसका काम क्या है? हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करना। जब हम दृष्टि संवेदना को जागृत करते हैं या इस बाह्य भौतिक कारक के कारण दृष्टि संवेदना जागृत होती है, तब जाके हमको कोई वस्तु दिखाई देती है, वस्तु दिखती है या वस्तु दिखाई देती है। समझ में आया? समझ रहे होंगे आप? ठीक है। और आपको ये जानना चाहिए कि हमको उस प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है, न कि प्रकाश, अर्थात प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती। समझ में आया कि नहीं आया? जब किसी कमरे के छिद्र से प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि हमको क्या दिखता है? वस्तु दिखता है। ठीक है। आपने देखे होंगे कि जब आप दिन के समय किसी कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो अगर ऊपर कहीं पर छिद्र हो या कहीं पर छोटा सा छिद्र हो, झिर्री जैसे नुमा छिद्र हो, तो वो उस छिद्र से सूर्य का प्रकाश आता रहता है। ठीक है। और एक चमकती हुई सीधी रेखा दिखाई देती है। देखे होंगे आपने? देखिए कि नहीं देखें जी? ठीक है। आप जैसे कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, मान लो ऐसा छिद्र है ऊपर में, या जैसे नॉर्मली खिड़की बना हुआ है कहीं पर, खिड़की, या मैं ऊपर ले रहा हूँ, कवेली की तरफ का ले रहा हूँ, यहाँ से अगर प्रकाश अंदर आती है तो हमको ऐसे एक रेखा दिखाई देती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे हल्का, और नीचे आते समय ये थोड़ी ऐसे फैली हुई रहती है, ऐसे हल्का फैल जाती है, इस प्रकार से फैली हुई रहती है। ठीक है। इस छिद्र से प्रकाश किरणें ऐसी एक रेखानुमा संरचना में आपको दिखाई देती है, सीधी रेखा दिखाई देती है। ठीक है। और ऐसा प्रतीत होता है कि हमको प्रकाश दिखाई दे रही है, प्रकाश दिखती है ऐसा लगता है, प्रकाश दिख रही है या प्रकाश दिखती है ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में प्रकाश नहीं दिखती, एक्चुअल में प्रकाश नहीं दिखती, परंतु क्या दिखता है हमको? प्रकाश की उपस्थिति में, इस प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के सामने आने वाले धूल मिट्टी के कण, कमरे में धूल मिट्टी के कण रहते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं बहुत हल्की होने के कारण, जो धूल मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं, उन पर प्रकाश किरणें पड़ती है। प्रकाश किरणें के पड़ने के कारण प्रकाश फैल जाती है। प्रकाश फैलकर जब आपकी आँखों में पड़ती है तो आपकी दृष्टि संवेदना जागृत होती है और आपको ऐसा लगता है कि प्रकाश दिखाई दे रही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, प्रकाश दिखाई दे रही है नहीं, बल्कि वस्तु दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? वस्तु दिखाई दे रही है। समझ में आया? कोई समस्या है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इसको करके देख सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग। ऊष्मा की भांति प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा की भांति प्रकाश भी ऊर्जा का रूप। ऊष्मा जानते हो आप लोग? जानते होंगे, हीट या ऊष्मा। ऊष्मा की भांति प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ठीक वैसे ही प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक रूप है। समझ में आया? कोई समस्या है? ठीक है। अर्थात इसे अन्य प्रकार की ऊर्जा में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है। अन्य ऊर्जा में बदलाव कर सकते हैं, अन्य ऊर्जा में बदल सकते हैं आप आसानी से। बदलने में कोई तकलीफ नहीं है, साधारण सी बात पे आप जब चाहें बदलना चाहे बदल लीजिए। ठीक है। इन्हीं ऊर्जाओं से उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, कैसे होता है। हमने अभी पढ़ा प्रकाश ऊष्मा का एक रूप है, ठीक है ना। ऊष्मा का रूप है, किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है ऊष्मा। ठीक वैसे ही प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। उदाहरण से समझ सकते हैं आप लोग। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, चाकू धार। चाकू में धार आपने देखे होंगे, करते हुए देखे होंगे ना। कभी गए हैं धार करने वाले के पास या कैंची वगैरह धार करने वाले के पास? आपने देखे होंगे कैंची या चाकू में जब पत्थर के बीच में घर्षण होता है तो यांत्रिक ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है?
या आंतरिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मोमबत्ती जब जलाते हैं हम लोग, मोमबत्ती जब जलाते हैं, सभी के घर में जलता है, सभी लोग जलाते होंगे, तो यहाँ पर क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा इसमें कन्वर्ट होती है, प्रकाश में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो बल्ब आती है, अर्थात विद्युत बल्ब जो होती है, कौन सी बल्ब होती है? विद्युत बल्ब जो होती है, इसको जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई? प्रकाश में बदल गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उष्मा की भांति प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है, मतलब प्रकाश भी ऊर्जा है, ऊर्जा मिलती है प्रकाश से, आप ऐसा समझिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रकाश संबंधी कुछ परिभाषा, जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। प्रकाश संबंधी कुछ परिभाषाएं, कुछ प्रकाश संबंधी परिभाषाएं का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा होगा, इस चैप्टर में आपको जो जो पढ़ना है उसके आधार पर कि कौन कौन सी वस्तुओं से आपको प्रकाश मिलती हुई है, कौन सी वस्तुओं से प्रकाश नहीं मिलती, किन प्रकार की वस्तुएं को आप आसानी से देख सकते हैं, किस प्रकार की वस्तु में प्रकाश का आवागमन होता है या किस में नहीं होता, इत्यादि। तो हम सबसे पहले परिभाषा में आते हैं और सबसे पहले आप देखते हैं स्वदीप्त वस्तुएं, सेल्फ ल्यूमिनस, स्वदीप्त वस्तुएं, स्वदीप्त वस्तुएं अर्थात सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या होगा? सेल्फ मतलब तो सभी लोग जानते हैं, क्या होता है भाई? सेल्फ मतलब स्वयं से, सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक है। स्वदीप्त वस्तुएं क्या होती है? स्वदीप्त वस्तुएं सीधे से बात, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या उत्सर्जित करती है? प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, स्वदीप्त वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण में जाएंगे, एग्जाम्पल में जाएंगे, तो एग्जाम्पल हमको ऐसा मिलता है, आपने देखे होंगे, सन देखे होंगे, सूरज देखे होंगे, स्टार्स या तारे देखे होंगे, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती देखे होंगे, एटसेट्रा। समझ में आया? दूसरा आता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त, स्वदीप्त के बाद में आता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं को इंग्लिश में कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज का मतलब ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, ठीक है, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखती है। किसकी उपस्थिति में दिखती है? प्रकाश की उपस्थिति में। समझ में आ गया? अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे आपके सामने अभी जो भी वस्तु दिखाई दे रही होगी वो अदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि वो सारी वस्तुएं किसके कारण दिखाई दे रही है? प्रकाश के कारण दिखाई दे रही है। फिर भी एक सही एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, आपने देखे होंगे चंद्रमा को, मून को, ठीक है, आपके सामने जो रखी होगी, टेबल रखी होगी, पुस्तक, कॉपी, पेन जो भी रखा होगा, चेयर रखा होगा, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, आप अपने से ढूंढ के भी रख सकते हैं और देख सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में। फिर आता है प्रकाशी माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। तीसरा प्रकाशी माध्यम। प्रकाशी माध्यम से तात्पर्य क्या होगा? ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम में ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश सरलता से आर पार चला जाता है। समझ रहे हो ना इसको? ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश सरलता से आर पार चला जाता है, आर पार चला जाता है। ठीक है, आर पार किससे जाएगा? किससे जाता है जी? कांच से, वायु से, वाटर या जल से, एटसेट्रा। ठीक है, ये प्रकाशीय माध्यम हो गया, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश सरलता से आर पार चली जाती है। ठीक है, दो प्रकार का प्रकाशीय माध्यम होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। कितना टाइप्स? टू टाइप्स। फर्स्ट, समांग माध्यम,
होमोजीनियस मीडियम, समांग, समांग माध्यम। और सेकंड है विषमांग माध्यम। कौन सा माध्यम? विषमांग माध्यम। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मीडियम, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मीडियम, इसको बोलते हैं होमोजीनस मीडियम। समांग माध्यम का मतलब हाँ, ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाशीय गुण समान होते हैं। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर प्रकाशीय गुण पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। प्रकाशीय गुण क्या होते हैं? समान होंगे। ठीक है, समांग माध्यम कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए इसका, स्वच्छ जल, उत्तम कोटि का कांच इत्यादि। ठीक, वैसे ही विषमांग माध्यम में ऐसे माध्यम जिनके भिन्न बिंदुओं पर प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात हम लोग ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं, भिन्न बिंदुओं पर प्रकाशीय गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, उदाहरण निम्न कोटि का कांच, निम्न कोटि कांच, समझ में आ गया? निम्न कोटि का कांच, ये हो गया प्रकाशीय माध्यम। उसके बाद में आता है प्रकाश की किरण। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण 4th नंबर का पॉइंट है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें। ठीक है, प्रकाश समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। आप बोलेंगे भाई जिस मार्ग से जा रहा है उसको हम माध्यम क्यों नहीं कह सकते? तो यही फ़र्क है माध्यम और किरण में। भाई किरण हम पहचानेंगे कैसे? सीधी सी बात है कि समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग में जाती है, तो समांग माध्यम में, कौन से माध्यम में? समांग माध्यम में एक से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग में जाएगी, जिस मार्ग से जाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। और प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज, अर्थात बीम ऑफ रेज। क्या कहते हैं इसको? बीम ऑफ रेज कहते हैं। इसका दूसरा नाम और होता है, क्या बोलते हैं इसको? किरण कुचिका भी बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? 3 प्रकार की प्रकाश किरणें होती हैं। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज के प्रकार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। फर्स्ट देख सकते हैं आप लोग, पहला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम अर्थात अपसारी का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की किरण पुंज में जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलता हुआ प्रतीत होता है। अपसारित कर देना मतलब फैलाना होता है, ऐसा समझिए इसको। अपसारी करना मतलब फैलाना, अर्थात किरण पुंज एक बिंदु से निकलेगी। वो अब देख लीजिए डायग्राम, एक किरण पुंज एक बिंदु से निकल रही है और इसे चारों दिशाओं में ऐसा फैल रही है, ये ऐसा किरण। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? अपसारी। समझ में आ गया? ठीक है, अब किरण को दशा दिशा देख लीजिए आप लोग। किरणें की बीच की दूरी क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। देखिए बीच की दूरी देखिए, इधर फैल रही है। ठीक है, इसकी अपेक्षा अगर आप इधर जाएंगे, इधर इस तरफ आ जाएंगे यहाँ पर, तो स्पेस थोड़ा सा कम है, लेकिन इधर फैल रही है। ये अपसारी किरण पुंज की विशेषता होती है। ठीक है, दूसरा प्रकार आप को पता होगा या नहीं पता तो देखिए, अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम।
ठीक है, कन्वर्जेंट बीम। अभिसारी, अभिसारी में क्या होता है? इस प्रकार की किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या आपस में किरणों के बीच की दूरी आगे बढ़ाने पर कम होती है। अगर किरणों के बीच की दूरी को हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं तो कम होते जाती है। अभिसारी मतलब होता है अभिक्षिप्त, अभिशप्त, अभिशप्त, मतलब इसको और बोलूँ तो मैं सिकुड़ना ऐसा बोलूँगा, सिकुड़ना। समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत सरल है, आराम से समझिए इसको, बहुत इजी है ये। अभिसारी पुंज, अभिसारी किरण पुंज जिसमें एक ऐसा किरण पुंज है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। समझ में आया ना? अपसारी में देखो एक बिंदु से निकलकर फैल गई, डिस्टेंस बढ़ गया इधर, ठीक है नहीं, डिस्टेंस बढ़ गया। अब इसमें क्या होता है, एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा प्रतीत होती नहीं बल्कि आती है, ऐसा बोलेंगे ना, ये ऐसा एक बिंदु पर आएगी, ऐसा सारी किरणें एक बिंदु पर जाके केंद्रित हो जाती है, ये अभिसारी होता है। अर्थात किरणों के बीच की दूरी को आगे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, बीच की दूरी को आगे बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम होते जाता है। क्या होते जाता है? डिस्टेंस कम होते जाता है, ये अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। और तीसरा आता है इसमें समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, इसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल बीम। समानांतर किरण पुंज में क्या होगा? इस प्रकार की किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समानांतर होती है, समानांतर होती है। समानांतर का कोई मीनिंग्स होगा? ये समानांतर, देखो मैं लाइन खींच देता हूँ, ये 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 देख लीजिए आप, ये सारी किरणें क्या है? समानांतर है, पैरेलल है बिल्कुल। समानांतर किरण पुंज मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक एक दूसरे पर टकराएगी नहीं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, आपस में कभी नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ऐसा बोलेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो हो गया किरण पुंज के प्रकार। अब होता है प्रकाश संचरण के आधार पर, इस जो अभी पढ़ रहे हैं आप इसके, तो प्रकाश संचरण के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ना, याद रखना, प्रकाश संचरण के आधार पर। किसके संचरण के आधार पर? प्रकाश संचरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। तो पहला प्रकार आप देखिए, पारदर्शी पदार्थ। काफ़ी सरल है, पारदर्शी सभी जानते हैं, आर पार दिखने वाला, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, आर पार देखने वाला जानते हो कि नहीं जानते हैं? क्या किससे किससे आर पार दिखता है आपको? बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसे, श्वेत साफ पॉलीथीन, श्वेत कांच उच्च कोटि का, वायु, जल इत्यादि। और परिभाषा में चले जाएं थोड़ा सा, ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश सरलता से गुजरता है। क्या गुजरता है? प्रकाश सरलता से गुजरता है। सरलता से गुजर जाए, पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी माध्यम कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? वायु है, एयर है, जल है, पानी है, वाटर है, और कांच है, एटसेट्रा। या इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग जानते हैं वो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। फिर आता है पारभाषी पदार्थ। पारभाषी, पारभाषी पदार्थ ऊपर में आपने पढ़ा था पारदर्शी, अब ये होता है पारभाषी। पारभाषी अर्थात ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। क्या होगा? पारभाषी क्या होगा? ट्रांसलूसेंट क्या होगा? अर्थात प्रकाश का कुछ भाग ही गुजर पाएगा। किसका? प्रकाश का कुछ भाग ही गुजर पाएगा, प्रकाश का कुछ भाग ही गुजर पाएगा। समझ में? पारभाषी कहलाता है। पारदर्शी में आर पार चला जाता है, पारभाषी में कुछ हिस्सा ही गुजरेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूधिया कांच, खिड़की दरवाजे में आप लोग यूज़ करते हैं आजकल। तेल लगा कागज़, तेल लगा हुआ कागज़ इत्यादि। ठीक है, तीसरा नंबर का आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी, ओपेक,
मटेरियल, ऑपेक मटेरियल। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी का मतलब ही है प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता, बिल्कुल नहीं गुजर सकता। समझ में आया? उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण तो बहुत सारे हैं। आप जहाँ पर बैठे होंगे अभी खिड़की दरवाज़ा दीवार देख लीजिए। पारदर्शी की बात नहीं कर रहे हैं, अपारदर्शी की बात कर रहे हैं। दीवार, लकड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर एटसेट्रा से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। जितना ढूंढना चाहे आप ढूंढ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। समझ में आ गया? हमको बस ध्यान इसमें ये रखना है कि किसी माध्यम का पारदर्शी या अपारदर्शी होना उसके प्राकृतिक गुण नहीं होता, याद रखेंगे। हमको ये ध्यान में रखना है कि किसी माध्यम का पारदर्शी और अपारदर्शी होना प्राकृतिक गुण नहीं होता, अपितु माध्यम की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। समझ रहे हो कि कौन से प्रकार का माध्यम है? माध्यम की भौतिक अवस्था मतलब, माध्यम की भौतिक अवस्था का मतलब किस प्रकार के पदार्थ से निर्मित है। यदि आप पारदर्शी माध्यम की मोटाई कम करते जाएंगे, उदाहरण देख लीजिए, यदि आप लकड़ी लोहे की मोटाई धीरे धीरे करके कम करते जाएंगे तो इस माध्यम की एक ऐसी मोटाई प्राप्त होगी जिसमें से प्रकाश किरण गुजर पाएगी। अब बोलेंगे ठीक है, हम बहुत मोटा सा लोहा ले लेते हैं, टीन बना लेते हैं, क्या टीन से गुजर जाएगा? लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों की टीन को और पतला करिए, घिसते जाइए, एक समय आएगा कि प्रकाश आपको छलकती हुई या आर पार जाती हुई दिखाई देगी। समझ में आ गया? अर्थात किसी पारदर्शी माध्यम की मोटाई को अगर हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो वह आखिर में अपारदर्शी बन जाता है। अपारदर्शी को घिसते जाएंगे, पतला करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपारदर्शी को पतला करते जाएंगे तो क्या होगा? अपारदर्शी मोटे है, उसको ऐसा पतला करते जाएं तो क्या हो जाएगा? पारदर्शी बन जाएगा। लेकिन पारदर्शी को हम मोटा करते जाएं तो वह आखिरी में अपारदर्शी हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रेक्टिकुलर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एटसेट्रा। आज के लिए थैंक यू सबको।